तो आज देखेंगे हम आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यूज जो आपके प्री ओरिएंटेड है। प्री में आपसे किस तरीके से आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपका, विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक, भारत का जो सांस्कृतिक इतिहास है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी गई है, वो आपको बतानी है कौन सी इसमें सही है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है आपकी, भीमबेटका इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग। ठीक, जो भीमबेटका है आपकी वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड स्टेटमेंट है, दिस पेंटिंग मेनली बिलोंग टू द मिडिवल भक्ति पीरियड। और थर्ड स्टेटमेंट है, द साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट अगर आप देखोगे, यह स्थल पूरा पाषाण काल से ही मानव आवास के प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही होगी? देखो, भीमबेटका जो गुफा है आपकी, भीमबेटका गुफा है आपकी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। और हम ये कह सकते हैं कि भारत की सबसे प्राचीन गुफा जो हमें मिलती है, जहां पर हमें पहली बार स्टोन एज या जिसे आप कहते हो पाषाण काल के बारे में पता चलता है, वो है आपकी भीमबेटका की गुफा। और भीमबेटका की गुफा में हमें सबसे पहले दिखता है जब मानव को ना लिखना आता था, ना पढ़ना आता था, ना ही उस समय शायद कोई भाषा थी, तो उस समय मानव ने दीवारों पे क्या चित्र बनाने शुरू किए। और इसका सबसे पहला प्रमाण या एविडेंस जो हमें मिलता है वो भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है, ठीक है। इसी के पास एक और गुफा है जो है पंचमणि की गुफा, तो वो भी लगभग इतनी ही पुरानी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट कि प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक। और ये अब सेकंड स्टेटमेंट की बात, क्या ये मिडिवल भक्ति पीरियड से रिलेटेड है? नहीं। तो ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है आपके पाषाण काल से, जिसे आप कहते हो कौन सा, लिथिक एज या स्टोन एज जिसे आप कहते हो, जब इंसान पत्थरों का इस्तेमाल करता था। आज से अगर हम बात करें तो लगभग 6-7 हजार साल पुरानी है पेंटिंग्स, तो 6-7 साल हजार पुरानी ही ये गुफा है, ठीक। और थर्ड स्टेटमेंट, दिस साइट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन फ्रॉम द पैलियोलिथिक एज। इस गुफा से हमें पता चलता है कि उस समय मानव का जीवन कैसा था, क्योंकि इसमें जो पेंटिंग्स बनाई गई जिसमें मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया, मानव को डांस करते हुए दिखाया गया, मानव को गुफा में रहते हुए दिखाया गया, तो ये उस समय के इंसान का जीवन बताता है कैसा था, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 1 और 3। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके प्री, एक साइट, एक साइट होगा उसमें और उससे रिलेटेड कोई डेटा, ठीक है। चलो, यहाँ तक समझ आया? आपका रिवीजन हो जाएगा इससे साथ। दूसरा अगर हम बात करें, सेकंड क्वेश्चन आता है, द ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल ऑफ हड़प्पा, ठीक, इंडिकेट्स एडवांस आर्टिस्टिक स्किल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये असर्शन दिया गया है। अगर हम रीजन की बात करें, द स्टैचू वाज मेड यूजिंग द लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक, ठीक। तो भाई इस क्वेश्चन में बताया गया है कि हड़प्पा में जो आपके डांसर की मूर्ति मिलती है, वो उस समय की जो कलात्मक कौशल है, जो आर्टिस्टिक स्किल है, उसको दिखाती है, ठीक। और ये जो मूर्ति मिली है हमें, इसमें लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया गया है। आप बताओ जरा, हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं तो वहां पे हमें एक मूर्ति मिलती है, एक लड़की की मूर्ति जो डांसिंग पोज में, जिसमें वो पोज में होती है त्रिभंग पोज, एक हाथ कमर पे होता है, एक हाथ आगे होता है, एक पैर आगे होता है, तो त्रिभंग पोज कहा जाता है, ठीक। ये जो मूर्ति हमें मिली है, ये कहाँ से मिली है? ये मिली है मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से मूर्ति हमें मिली। अब क्या ये उस समय की एडवांस स्किल्स को दिखाती है? बिल्कुल दिखाती है भाई। कैसे? भाई ये मूर्ति बनी है ब्रॉन्ज, कांस्य से। और हमें पता है ब्रॉन्ज जो है वो धरती से तो निकलता नहीं है, ब्रॉन्ज को तो बनाया जाता है। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? कॉपर में आप क्या मिलाओगे कि ब्रॉन्ज बन जाएगा? टिन। कॉपर और टिन से ब्रॉन्ज बनता है। तो उस समय के लोगों को ये ज्ञान था कि अगर दो मेटल मिलाए तो तीसरा मेटल बन जाता है, ठीक है, इसे कांस्य का, जिसके मेटल्स बनते हैं। और अगर हम कॉपर में जिंक मिला दोगे तो ब्रास बन जाएगा, आपका पीतल बन जाएगा, ठीक है। तो ये उस समय की मेटलर्जी को दिखाता है, उस समय की स्किल्स को दिखाता है। और सेकंड इसमें दिया है कि ये बनी है लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स। अब बताओ जरा, लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स क्या होती है? पढ़ा है आप लोगों ने?
ठीक है, इसे कहा जाता है सिरे पर्डियो, ये इसका एक नाम है, सिरे पर्डियो टेक्निक। लॉस वैक्स टेक्निक में क्या होता था कि देखो, एक जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे जब गर्म किया जाता था तो मोम बन जाता था, वैक्स मतलब मोम। फिर उस मोम से एक मूर्ति बनाई जाती थी, क्योंकि मोम से बनानी आसान थी। फिर उस मोम की मूर्ति पर मिट्टी की एक परत लगाई जाती है, ठीक है, और उसे रख दो आप भट्टी में। अब मिट्टी तो हो जाएगी कड़क और अंदर की मोम पिघल जाएगी। तो उस एक सुराख करके उस मोम को बाहर निकाला जाता था और उसमें फिर ये जो ब्रॉन्ज है गर्म करके उस मिट्टी के साके में डाल दिया जाता और धीरे धीरे ये ठंडा हो जाता। ठीक है, ये सबसे एंशियंट टेक्निक है मूर्तियां बनाने की, लोहे की मूर्ति बनाने की। और आज भी कई क्षेत्रों में मूर्तियां ऐसे ही बनती है, लॉस वैक्स टेक्निक्स। ठीक है, तो इस समय की आर्टिस्टिक स्किल्स को दिखाता है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए। दोनों सही हैं और ये इसका करेक्ट एग्जाम्पल। ये टेक्निक हमें दिखाती है कि यहाँ के आर्टिस्ट कितने एडवांस थे। समझ गए? और मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदारो से। थर्ड, हर टॉपिक से मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन डाले हैं। तो नेक्स्ट आता है इसमें, विद रेफरेंस टू बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बुद्धिस्ट जो आपका कला है उससे आपको कुछ स्टेटमेंट्स को बताना है, कौन सी सही है। पहली है आपकी, सांची स्तूप वाज ओरिजिनली कमीशन बाय अशोक। सांची का स्तूप अशोक द्वारा बनाया गया था। दूसरा, तोरन्स आर गेटवेज एडेड लेटर टू द स्तूप कॉम्प्लेक्स। तो तोरण क्या होते हैं अभी बात करेंगे। और सांची स्तूप इज लोकेटेड इन ओडिशा। तो देखो भाई, स्तूप जो होते हैं एक ऐसी बिल्डिंग होती है, ऐसे करके बिल्डिंग होती है, ठीक, जिसमें ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र स्थल होते हैं, जहाँ पर जो बड़े बौद्ध मॉन्क होते हैं जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी बॉडीज को, डेड बॉडीज को यहाँ पे रखा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके स्तूप। अब अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करो और हम देखते हैं कि भाई भारत में सबसे पहले जो रिलीजियस आर्किटेक्चर, जो धार्मिक बिल्डिंग्स बननी शुरू हुई थी वो स्तूप थे। स्तूप के बाद आते हैं टेम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले बुद्धिज्म में ये चीजें बननी शुरू हुई थी। तो क्या सांची का स्तूप अशोक ने बनाया था? बिल्कुल। सांची का स्तूप कहाँ है? यह है आपके मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और सांची का स्तूप भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, सबसे बड़ा स्तूप। और एक और स्तूप है आपका मध्य प्रदेश में, जो है भरहूत का स्तूप। ठीक, उसका नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे। सेकंड स्तूप है आपका भरहूत का स्तूप, भरहूत स्तूप, ये भी आपका मध्य प्रदेश में आता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी सही होगी। तोरन्स आर गेटवेज एडेड लेटर टू द स्तूप कॉम्प्लेक्स। ये होते हैं तोरण। ठीक है, ये होते हैं एंट्री गेट, यहाँ से आप अंदर जाते हो, इन्हीं को तोरण कहा जाता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में स्तूप बनने शुरू हुए थे तो स्टार्टिंग में स्तूप में तोरण नहीं आते थे, तोरण थोड़े बाद में लाए गए और धीरे धीरे इनका साइज बढ़ता गया। तोरण जो ऐड होते हैं ये होते हैं शुंग डायनेस्टी में, जो शुंग वंश होता है, जो मौर्य के तुरंत बाद आता है। ठीक, और लास्ट स्टेटमेंट फिर गलत हो जाएगी, ओडिशा में है, ये है मध्य प्रदेश, सांची का स्तूप। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में दो चीजें और होती थी, जिनमें से एक को हम कहते थे चैत्य और एक को हम कहते थे विहार। चैत्य और विहार। तो चैत्य क्या होते थे? जहां पे, बताओ, जहां पे वो लोग, बुद्धिस्ट लोग प्रेयर करते थे, मंदिर टाइप। और विहार क्या होते थे? जहाँ पे वो लोग रेसिडेंट रहते थे। चैत्य और विहार। ठीक, अजंता की जो गुफाएं हैं वो चैत्य और विहार है, जहाँ पे बुद्धिस्ट लोग पूजा करते थे और रहते थे। अजंता की गुफा चैत्य है। आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मूर्ति कला के बारे में। गांधार एक मूर्ति कला है भारत की, जो भारत में मूर्तियां बनती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट शोज स्ट्रॉन्ग फॉरेन इन्फ्लुएंस इन इंडियन स्कल्पचर। और रीजन इसका दिया है, गांधार रीजन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीको रोमन आर्टिस्टिक ट्रेडिशन। देखो, अगर आप इसे हिंदी में देखोगे, गांधार कला वो शैली है जिसपे हमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, ये पहली स्टेप। और गांधार जो क्षेत्र है यहाँ पर
ग्रेको रोमन, मतलब जो यूरोपियंस है वो आके रहते थे। तो क्या बताओ ये सही है या गलत? तो भाई हम देखते हैं कि भारत में मूर्ति बनाने की जो कला है उसकी 3 ब्रांचेज आती है, जिसमें आप देखोगे पहली कौन सी आती है, गांधार आती है, दूसरी मथुरा कला आती है, और तीसरी अमरावती कला आती है, अमरावती स्टाइल। ठीक। गांधार वो स्टाइल था जिसपे क्या था, यूरोपियन इन्फ्लुएंस था। यूरोपियन इन्फ्लुएंस से ही गांधार कला भारत में आई थी। इसलिए आप देखोगे अब अगर आपको गांधार कला की मूर्तियां देखनी है तो आप इमेजिन करो जरा यूरोप के गॉड की मूर्ति। यूरोप में गॉड की मूर्ति कैसे बनती थी, तो उसमें कपड़े नहीं होते थे, मैस्कुलैरिटी दिखाई जाती थी, घुंघराले जो गौतम बुद्ध की कर्ली हेयर्स है वो गांधार फीचर, शार्प फीचर्स बनते थे, और पीछे ऑरा नहीं होता, जो सर के पीछे ऑरा होता है वो नहीं होता उसमें। ठीक है। गांधार कला में जो मूर्तियां बनी वो बुद्ध की बनी। ठीक। क्योंकि गांधार, हम ये जानते हैं भारत में सबसे पहले मूर्ति किसकी बनी, गौतम बुद्ध की बनी, सबसे फर्स्ट मूर्ति। किसी की भी मूर्ति सबसे पहले नहीं बनी, वो इनकी बनी। ठीक। फिर सेकंड आती है मथुरा कला, ये इंडियन कला जिसमें बुद्ध की मूर्ति बनी, जैन की मूर्ति बनी और हिंदुज्म की। तो आज आपको जो हिंदू धर्म में मूर्तियां दिखती हैं या उस समय दिखती है, वो सारी मथुरा में बनी। मथुरा उनका सेंटर है। इसमें क्या था, ऑरा होता था सर के पीछे, वो प्रभा मंडल जिसे आप कहते हो। ठीक है। ज्वेलरीज होती थी, कपड़े होते थे, यहाँ पे कपड़े नहीं होते थे। ठीक। और फिर आती है आपकी अमरावती, जो कहाँ हुई, आपके आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। इसमें क्या था, बहुत बारीक छोटी 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 बहुत सारी मूर्तियां बना दी जाती। ठीक है। आप देखते हो जैसे मंदिर की दीवारों पे जो मूर्तियां बनती थी एक साथ कई सारी लाइन मूर्तियों की, तो वो था आपका अमरावती। ये जाना जाती थी अपनी डिजाइन से। तो ये है भारत की 3 मूर्ति कला। अब इसमें से जो गांधार है जो सबसे ज्यादा फेमस है, गांधार एरिया कहाँ है, करंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर एरिया है। तो अफगानिस्तान, कोई भी अगर भारत में आएगा तो अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए आएगा, तो इसलिए सारे आर्टिस्ट वहीं पे रुक जाते हैं और वहीं पे इस कला का विकास हो। तो अब अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इसमें विदेशी प्रभाव था, और दूसरी स्टेटमेंट किसका, ग्रेको रोमन। रोमन और ग्रीक, ग्रीस जो है आपका यूरोप, तो दोनों ही आपके सही, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। नेक्स्ट आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टेम्पल। मंदिरों के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो बृहदेश्वर टेम्पल इज एन एग्जांपल ऑफ द्रविड़ स्टाइल। ठीक। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज बिल्ट बाय राज चोल फर्स्ट। और थर्ड है, इट इज लोकेटेड इन कांचीपुरम। तो देखो, जैसे आपने मूर्तियों का पढ़ा वैसे ही भारत में मंदिर बनाने की 3 स्टाइल है। कौन से, नागर स्टाइल आया, जो कहाँ पे चलता था, नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे उसे नागर स्टाइल का मंदिर कहा जाता है, जो आपको कुछ ऐसे दिखेगी। यही तो है, नॉर्थ इंडिया के मंदिर ऐसे दिखते हैं। ठीक है, नागर स्टाइल हो गया। उसके बाद दूसरा आया द्रविड़ स्टाइल। यह है आपका साउथ इंडियन स्टाइल। जो दक्षिण भारत के मंदिर बने वो द्रविड़ में बने, जो कुछ ऐसे दिखे, चौड़े, बहुत चौड़े मंदिर। और फिर एक आया वेसर स्टाइल, जो क्या था, जो मिक्स था नागर और द्रविड़। ये आपको दिखेगा कर्नाटक और महाराष्ट्र ज्यादातर, यहाँ पर ये आपको दिखेगा। ठीक है। अब जरा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। बृहदेश्वर मंदिर जो है ये है आपका, ठीक, पहले हम बात करते हैं, इस मंदिर को कहा जाता है राज राजेश्वर मंदिर। राज राजेश्वर मंदिर इसी का नाम। ठीक है। और ये मंदिर है आपका तमिलनाडु में। तो साउथ में हो गया, तो कौन सी शैली में होगा, द्रविड़ में, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट इससे जुड़ी है, इसे बनाया था राज फर्स्ट ने, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है, क्योंकि इसका फाउंडर ही राज था। और ये
आपका कांचीपुरम में नहीं, ये है आपके तंजौर, जिसे आप तंजावुर कहते हैं, तमिलनाडु। क्योंकि ये मंदिर बनवाया था चोलों ने, चोलों की राजधानी थी तंजौर। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत है। कांची में नहीं, तंजौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। समझ आया? बड़े आगे। देखिए देखिए, फिर ये प्रैक्टिस सेट है, एक बार पढ़ लिया आपने, अब आप प्रैक्टिस फॉर्मेट समझ रहे हो कैसे ये क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका, विद रेफरेंस टू होयसल टेम्पल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो होयसल टेम्पल है आपके, ठीक, ये है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक में, कर्नाटक में एक वंश था जो था होयसल वंश। होयसल वंश ने मंदिर बनवाए कर्नाटक में, जिसमें आप देखोगे होयसलेश्वर मंदिर है, उसके अलावा आपके सोमनाथपुरम मंदिर है, और ये सारे यूनेस्को साइट के मंदिर, सब यूनेस्को साइट में आए। अब इनकी देखो खासियत क्या थी, जो होयसल ने मंदिर बनाए उनकी खासियत क्या थी, इसमें एक स्टार शेप बेस बनता था, ऐसे जो बेस बनता था फ्लोर, वो एक स्टार के शेप में बनता था। और दूसरा, इसमें यूज होते थे सोप्स। ये मैंने आपको यूनेस्को में भी समझाया था जब साइट पढ़ा रहा था। सोप स्टोन की खासियत ये होती है कि जब इस पर पानी पड़ता है तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और जब ये सॉफ्ट हो जाता है जैसे तराशना आसान हो जाता है। तो इसलिए इन मंदिरों में आपको क्या बहुत एक अलग लेवल की तराशी दी गई, कार्विंग्स दी गई, बहुत बारीकी से कार्विंग की गई। ठीक है, अब हम बात करें इन मंदिर, तो दे आर मेनली बिल्ट ऑफ सॉफ्ट स्टोन, सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड है, ये फेमस है अपनी कार्विंग्स के लिए, नक्काशी के लिए, तो बिल्कुल सही है। एंड दे फॉलो ओनली नागरस्कल, नहीं, तो ये कौन से स्टाइल में, ये है बेसर स्टाइल के टाइम, ध्यान में, बेसर स्टाइल के मंदिर है, क्योंकि अभी बताया कर्नाटक में बेसर स्टाइल ज्यादा दिखेगा। और अगली बार वो स्टार शेप वाला रख सकता है क्वेश्चन। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसमें मैंने ऑप्शन भी नहीं बदले, यही है ऑप्शन। नेक्स्ट, अब आते हैं मुगल्स पे। तो असर्शन है इसमें, मुगल पेंटिंग रीच इट्स फाइनेस्ट एक्सप्रेशन ड्यूरिंग जहांगीर, मतलब मुगल पेंटिंग अपने चरम पर जहांगीर के समय पहुंची, पहली स्टेटमेंट। दूसरा रीजन है, जहांगीर वॉज स्पेशली इंटरेस्टेड इन पोर्ट्रेट्स एंड नेचर स्टडी। देखो, अगर आप इसे हिंदी में देखोगे, मुगल चित्रकला अपने चरम पर पहुंची जहांगीर के शासनकाल में। दूसरा, जहांगीर को विशेष रूप से चित्रों और प्रकृति के अध्ययन में रुचि। बताओ क्या होगा इसका आंसर? तो हम देखते हैं कि भाई भारत में पेंटिंग तो बहुत पुरानी है, अभी हमने भीमबेटका का एग्जांपल लिया, पेंटिंग तो वहां भी बनती थी, लेकिन हम जहांगीर के काल को गोल्डन एरा कहते हैं पेंटिंग का। वो इसलिए क्योंकि जहांगीर ने ट्रेंड बदला था। जहांगीर से पहले पेंटिंग जो बनती थी वो रामायण की कहानी पे, महाभारत की कहानी पे, ठीक है, कालिदास की कहानियों पे। लेकिन जहांगीर ने बोला भाई कहानियों पे चित्र क्यों बनाओ, हम लाइव पेंटिंग्स बनाएंगे, हम पोर्ट्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, राजा की फोटो बनाओ, जंगल की फोटो बनाओ, चिड़ियाओं की फोटो बनाओ, इन सारी पेंटिंग्स, मिनिएचर पेंटिंग, छोटी सी एरिया में पेंटिंग बनानी शुरू हो गई। इसलिए जहांगीर के काल को गोल्डन एरा कहा गया, स्वर्ण काल कहा गया चित्रकला का। ठीक है, क्योंकि उसने ट्रेंड ही बदल दिया था पेंटिंग का। तो ये बिल्कुल सही है कि उसके समय जो पेंटिंग थी वो अपने पीक टाइम पे गई, तो स्टेटमेंट आपकी सही है। और इसका रीजन कि जहांगीर इंटरेस्ट से था पोर्ट्रेट्स बनाने में, मिनिएचर पेंटिंग, छोटी चित्रकला में, और नेचर स्टडीज। जहांगीर के समय का एक पेंटर आप सुनोगे, उस्ताद मंसूर, जो पक्षियों की ऐसी फोटो, पक्षियों, ऐसा कहते थे कि पक्षी विशेषज्ञ चित्र है, जो बर्ड्स की फोटो बनाता था बहुत बेहतरीन, तो उसका नाम था उस्ताद मंसूर। तो दोनों ही सही है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। इन्हीं सब के कारण इसे गोल्डन पीरियड कहा गया। समझ गए? आगे बढ़े। स्थापत्य का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर मुगलों में, शाहजहां को। अरे बिल्डिंग्स बनाई ना। और गोल्डन पीरियड ऑफ लिटरेचर, अकबर को।
अच्छा, एक और चीज हम ये देखते हैं कि पेंटिंग का स्वर्णकाल जहांगीर को कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मुगलों में सबसे पहले पेंटिंग किसने करवाई थी शुरू? किसने कराई? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने? भाई जहांगीर से पहले तो यही थे, तो वो थे हुमायूं। जब हुमायूं भाग रहा होता है शेरशाह सूरी से और वो 15 साल तक बाहर रहता है, तो हुमायूं जाता है ईरान शरण में, और ईरान में मिलते हैं उसे दो पेंटर्स, और उन्हीं को लेके वो भारत आता है, और वहीं से मुगलों में पेंटिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आती है आपकी एक फोक पेंटिंग जो है मधुबनी। तो मधुबनी पेंटिंग के बारे में कौन सी चीजें आपकी सही है, बताओ। तो भाई मधुबनी पेंटिंग जो है, इसे वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोक पेंटिंग कहा जाता है, ठीक है, सबसे प्राचीन लोक कला है, लोक चित्रकला। क्योंकि इसमें हम देखते हैं मधुबनी पेंटिंग जो है, ये रामायण के युग से जुड़ी। जब राम जी और सीता जी की शादी हुई थी, तो उनकी फर्स्ट पोर्ट्रेट बनाई गई थी, इसकी मैंने कहानी भी सुनी। ये रामायण से जुड़ी हुई एक पेंटिंग, और आज भी ये कहाँ की जाती है? ये की जाती है मिथिला में। मिथिला की कौन थी? जो सीता माता थी, वो मिथिला एरिया की, ठीक है, तो उन्हीं के क्षेत्र में आज भी पेंटिंग की जाती है, और मिथिला है आपका बिहार में। तो ये बिहार के फॉक पेंटिंग और सबसे प्राचीन फॉक पेंटिंग है इंडिया की, ठीक है। इट इज ट्रेडिशनली डन ऑन वॉल्स एंड फ्लोर। प्राचीन समय में इसे दीवारों और उस पे बनाया जाता था। आज ये कैनवा पे बनती है, लेकिन प्राचीन समय में दीवारों पे बनती है, तो ये भी सही है। एंड इट इज मेनली एसोसिएटेड विद राजस्थान। नहीं, कहाँ की है ये? बिहार के मिथिला क्षेत्र। मिथिला क्षेत्र वो है जो नेपाल से टच होता है, मिथिला प्रदेश, ठीक है। तो मधुबनी के बारे में पता चला, ओल्डेस्ट पेंटिंग है इंडिया की, फॉक पेंटिंग। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, आगे है डांस, भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम के बारे में बताओ, कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है? भरतनाट्यम जो है, ये इंडिया का सबसे पुराना क्लासिकल डांस, सबसे पुराना, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें इंडिया में डांस से रिलेटेड जो सबसे ओल्डेस्ट बुक मानी जाती है, वो मानी जाती है कौन सी? नाट्य शास्त्र। और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने। भरत मुनि ने बुक लिखी नाट्य शास्त्र, जिसे ओल्डेस्ट बुक माना जाता है। तो भरत नाम से ही आया भरतनाट्यम, ठीक है। ये भरतनाट्यम इसी बुक से निकला है, इसलिए उसका नाम भरतनाट्यम, ठीक। और ये ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है जो कहाँ किया जाता है? तो क्या ये तमिलनाडु में किया जाता है? बिल्कुल, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही, तमिलनाडु में किया जाता है। सेकंड, इट वाज ट्रेडिशनली परफॉर्म बाय देवदासी। तो हम देखते हैं कि एक प्रथा चलती थी जिसे हम कहते थे देवदासी, जिसमें जो घर में एक लड़की होती थी वो मंदिरों को दान कर दी जाती थी, और मंदिरों से ही ये डांस निकला है। हम ये देखते हैं कि प्राचीन समय में मंदिरों से ही डांस, कला, म्यूजिक सब कुछ बाहर आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है ये आपका, वहीं से बाहर आया। इसीलिए इस डांस को एक और नाम से जाना जाता है, सादीर। सदीर इसे कहा जाता है। सदीर मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट दरबार। पहले ये डांस मंदिर के दरबार में किया जाता था, उसके बाद ये राजा के दरबार में किया गया, तो क्योंकि ये दरबार में किया जाता था इसलिए इसे सदीर कहा। सदीर मतलब होता है कोर्ट में किया जाने वाला डांस, और इसी डांस को फायर डांस भी कहा जाता है। फायर डांस भी इसे ही कहा जाता है, ठीक है। साउथ इंडिया के जो क्लासिकल डांस है, ये पंच मूल तत्व को दिखाते हैं। फायर को दिखाता है, कोई एयर को दिखाता है, वाटर को, पृथ्वी को, और स्काई को। ये दिखाती है, सबसे ओल्डेस्ट है तो ये फायर को दिखाता है। क्योंकि इसकी मोमेंट जैसे आग की लपट होती है ना, ऐसी 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 झटके में बदल जाती है, ऐसे ही भरतनाट्यम होता है, बहुत तेज मूवमेंट होता है इसमें। तो बताओ जरा, इट इज डेवलप्ड मेनली अंडर मुगल कोड, सही होगा? नहीं। तो भाई साउथ इंडिया में चल रहा था 1000 साल पुरानी, तो क्या होगा इसका आंसर, फर्स्ट एंड सेकेंड। भरतनाट्यम के बारे में पता चला आपको, ठीक। आगे बढ़े, नेक्स्ट है, नेक्स्ट भी आपका डांस से ही है, वो है अबाउट दी कथक। तो पहली स्टेटमेंट है, कथक हैज अ डिफरेंट हिस्टोरिकल एवोल्यूशन फ्रॉम भरतनाट्यम। और सेकंड स्टेटमेंट है, कथक डेवलप सिग्निफिकेंटली अंडर कोल्ड पैट्रोनेज इन नॉर्थ इंडिया। अगर आप इसे हिंदी में देखोगे,
कथक का ऐतिहासिक विकास भरतनाट्यम से भिन्न या अलग है। ठीक, अभी समझाता हूँ ये क्या है। और उत्तरी भारत में राज दरबार के संरक्षण में कथक का काफी विकास हुआ। कौन सी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है? ये दोनों सही है। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट समझो क्या है। साउथ इंडिया के मैक्सिमम जो क्लासिकल डांस है वो सब भरतनाट्यम से बाहर है। भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट था। कई डांस भरतनाट्यम से निकल रहे थे, लेकिन कथक ऐसा नहीं। कथक का इतिहास भरतनाट्यम से बिल्कुल अलग है। तो वही उसकी पहली स्टेटमेंट है कि कथक का जो इतिहास है वो भरतनाट्यम से बिल्कुल अलग है, जो कि सही बात है। क्योंकि कथक एकमात्र क्लासिकल डांस है जो नॉर्थ इंडिया में होता है। कहाँ पे? यूपी में। भाई कथक की कहानी क्या थी? जो बंजारे होते थे, घूमते थे, वो क्या करते थे? रामायण और महाभारत की कथाओं पर डांस करते थे। तो कथा पर जो डांस हुआ वही बना कथक। ठीक है। पहले ये स्ट्रीट्स में होता था, राजाओं को अच्छा लगा तो उन्होंने अपने दरबार में कराना शुरू करा, और फिर मुगलों ने इसे बहुत बढ़ावा दे दिया। मुगल के दरबार में जो अनारकली रहती थी, अनारकली कथक डांस करती थी। ठीक है। क्योंकि ये डांस कैसा है, आप देखोगे मैक्सिमम क्लासिकल डांस में साड़ी पहनाई जाती है, इसमें साड़ी नहीं होती, इसमें अनारकली सूट होता है। लंबा सा एक सूट जो नीचे से फैला हुआ होता है। क्योंकि इसमें डांसर जो होता है वो उछलता है और हवा में ही घूम जाता है। साड़ी में पॉसिबल नहीं है, तो वो फिर ऐसा सर्कल बन जाता है। ठीक है। तो कथक जो था ये सही नॉर्थ इंडिया में हुआ था अंडर द कोर्ट पैटर्न, जिसमें आप देखोगे जैसे जो लखनऊ के नवाब थे, उसके बाद जो मुगल्स आएंगे, उन्होंने इसे संरक्षण देना शुरू किया। ठीक। कथक की एक फेमस पर्सनालिटी बताओ जिनका भी कुछ साल पहले निधन हुआ था। पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर थे। और कथक एकमात्र ऐसा डांसर है, क्लासिकल डांस है कथक, जिसके अपने घराने हैं। लखनऊ घराना, बनारस घराना, होगा कथक, स्टेप्स हल्के से अलग हो जाए। ठीक। तो कथक एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस है नॉर्थ इंडिया का, जो होता है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। समझ गए कथक की कहानी? और कथकली कहाँ होता है? कथक तो ये हो गया, कथकली कहाँ होगा? केरल में। ठीक। नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, ये भी डांस का क्वेश्चन है। सतरिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ असम। असम में होता है। ठीक है। इट originated in Vaishnav monasteries called Satara and it is primarily a tribal martial dance। बताओ कौन सी सही है कौन सी गलत है? हैं? तेज बोलो। फर्स्ट सेकंड देखो, एक नाम आपको ध्यान रखना है जिनका नाम है शंकर देव। वैष्णविज्म नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से फैला है। ठीक, आप देखोगे वैष्णविज्म, और वैष्णविज्म जुड़ा है आर्ट और डांस से, म्यूजिक से, डांस से। तो जब वैष्णविज्म फैलता है नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां पर जो वैष्णव आश्रम बनते थे उन्हें सतर कहा जाता था। तो उन सतर में जो डांस किया गया, जो डांस शुरू हुआ, उसे ही सतरिया कह दिया गया। तो असल में ये वैष्णव से जुड़ा हुआ डांस है, जिसमें क्या सुना है, जिसमें भक्ति होती है, कृष्ण भगवान की कहानी होती है, विष्णु की कहानी होती है, उन पे ये डांस होता है। ठीक। तो ये असम का है, बिल्कुल सही है। ये वैष्णव आश्रम सत्रह से निकला, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये मार्शल डांस है? मार्शल डांस तो होते हैं जिसमें हथियार आते हैं, नहीं, ये तो एक डिवोशनल डांस है जिसमें भक्ति होती है, सॉफ्ट एक्सप्रेशन होते हैं और रासलीला टाइप है। तो इसमें मार्शल आर्ट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, सतरिया के बारे में समझ आ गया। चलो नेक्स्ट। तो मैंने आपको बताया कि भाई इंडिया के कई सारे डांस और म्यूजिक कहाँ से निकले? मंदिर और आश्रम से निकले कई सारे डांस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वो है जो छूट गया, यक्षगान। यक्षगान से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको बता रही हूँ। देखो यक्षगान क्या है, ये एक थिएटर होता है कर्नाटक। ठीक है। कर्नाटक, यक्ष कौन होते थे? यक्ष और यक्षी पढ़ा है, हिंदू धर्म में होते थे यक्ष और यक्षी, जिन्हें हम आछरी टाइप कहते हैं, परियां जो होती है।
उन्हें यक्ष और यक्षिया कहा जाता था, जो बहुत बुद्धिजीवी लोग होते हैं जो मर जाते थे। तो उन्हीं की जो कहानियां होती है उसे कहा जाता है यक्षगान। यक्ष और यक्षी की कहानियों को इसमें दिखाया जाता है, परियों की कहानी एक तरीके से आप इसे समझ सकते हो। और ये कहाँ पे होता है? यह एक ट्रेडिशनल थिएटर ऑफ कर्नाटक, ध्यान रखना कर्नाटक में होता है। इट यूजेस एलोबरेट कॉस्ट्यूम एंड फेस मेकअप, बिल्कुल सही, बड़ी सी कॉस्ट्यूम पहनाई जाती है और पूरे फेस पे मेकअप किया जाता है। ठीक है, तो एक तरीके की आप ये कह सकते हो कि कहानियां हैं जो इसमें दिखाई जाती है। इट इज मेनली बेस्ड ऑन पर्शियन लेजेंड, सही होगा भैया। यक्षगान तो हिंदू धर्म की होगी, तो पर्शियन लेजेंड इसमें नहीं, इसमें होती है रामायण, महाभारत, इनकी कहानियों पर ये बेस्ड, रामायण और महाभारत की कहानी पर ये बेस्ड। आगे आगे बढ़े, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 एंड 2। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है आपके सामने पटचित्र। ये होती है, ये है फॉक पेंटिंग। तो पटचित्र देखो, पटचित्र में दो है, एक है पट और एक है चित्र। पट मतलब होगा क्लोथ्स, कपड़ा, कपड़े पे जो पेंटिंग या चित्र बनाए जाएंगे वही हो जाएगा पटचित्र। अब ये पटचित्र के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? पहला है इट इज एसोसिएटेड विद उड़ीसा, उड़ीसा में की जाती है, बिल्कुल सही, उड़ीसा में ही की जाती है। ठीक, थीम्स की अगर हम बात करें, इट ऑफन डिपिक्ट जगन्नाथ कल्ट थीम्स। तो भैया उड़ीसा में हो रही है, तो उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ वैष्णविज्म बहुत पीक पे है, तो जगन्नाथ जी की पेंटिंग्स बनाई जाती है इसमें कपड़ों पे। तो अगर ये भी पता है तो ये खुद निकल जाएगा। अब तीसरी स्टेटमेंट, इट इज पेंटेड मेनली ऑन सिल्क यूजिंग ऑयल। नहीं, ध्यान रखना, सिल्क पे नहीं होती, ये होती है कॉटन क्लॉथ। देखो कितना बारीक स्टेटमेंट था जो गलत हो जाता है। सिल्क भी कपड़ा है लेकिन ये कॉटन के कपड़े पे होते हैं, सिल्क पे पेंटिंग कैसे होगी? सिल्क पे पेंटिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो उड़ीसा में होती है, जगन्नाथ थीम पे होती है, लेकिन सिल्क पे नहीं, कॉटन क्लॉथ पे होती है। इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। समझ आया? रिवीजन हो जाएगा आपका इसमें अच्छा खासा। आगे बढ़े, आगे आते हैं बुलंद दरवाजे। तो बुलंद दरवाजे के बारे में एक कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिए जो आपको बतानी है कौन सी सही है। क्या इसे अकबर ने बनाया था? ठीक है, इट कमरेट विक्ट्री ओवर गुजरात, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था। और तीसरा है इट इज लोकेटेड इन आगरा फोर्ट। बताओ कौन सा सही है? देखो समझो, 1571-72 में अकबर जीत जाता है गुजरात, अकबर की विजय हो जाती है, विक्ट्री हो जाती है गुजरात में, जो उसकी बहुत बड़ी जीत थी। ठीक है, और एक दो चीज और बताता हूँ। जब गुजरात में अकबर लड़ने जाता है तो पहली बार अकबर समुद्र देखता है, इस उससे पहले इसने समुद्र नहीं देखा था। और पहली बार उसकी मुलाकात होती है पुर्तगालियों से, क्योंकि अभी तक ब्रिटिशर्स तो आए नहीं थे 1571 में। कौन थे लेकिन भारत में? पोर्चुगीज थे, जो गुजरात के सूरत में ही रहते थे। तो पहली बार इसकी मुलाकात उनसे भी होती है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो जब ये गुजरात को जीत जाता है ना, तो उसी समय ये एक सिटी बनाता है, एक शहर बसाता है। और वो शहर जो था उसका नाम था फतेहपुर सीकरी। अरे फतेहपुर मतलब क्या है? द सिटी ऑफ विक्ट्री, भाई फतेह कर लिया मैंने, अब मैं इस सिटी को बना रहा हूँ। और इस सिटी का ही जो एंट्री गेट था उसी का नाम क्या था? बुलंद दरवाजा था। ये फतेहपुर सीकरी का एंट्री गेट, जिसके अंदर आपको पंचमहल दिखेगा, जोधाबाई महल दिखेगा। आगरा फोर्ट भी अकबर ने बनाया है, लेकिन आगरा फोर्ट अलग है। फतेहपुर सीकरी लगभग 36 किलोमीटर दूर है आगरा से, 36 किलोमीटर दूर। ठीक,
अकबर जो था, अकबर की राजधानी पहले दिल्ली हुआ करती थी, लेकिन अकबर अपनी राजधानी आगरा ले आता है। क्यों? सलीम चिश्ती, सलीम चिश्ती को अकबर फॉलो करता था जो उस समय आगरा में रहते थे, और सलीम चिश्ती की वजह से ही अकबर के एक लड़का भी होता है, ठीक है, जिसका नाम वो सलीम ही रख देगा आगे। तो उनको सम्मान देने के लिए अकबर अपनी कैपिटल ही शिफ्ट कर देता है और अपनी सिटी बसाता है जिसका नाम था फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये कब बनती है? जब गुजरात को जीतता है, नाम ही उसका फतेहपुर। अब जरा स्टेटमेंट्स पे आओ। तो क्या ये अकबर ने बनवाया था? भाई सिटी बनाई है तो गेट भी उसने बनवाया। क्या ये गुजरात विजय में था? बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये आगरा फोर्ट में है? नहीं, यह है आपका फतेहपुर सीकरी में। आगरा का किला तो बहुत दूर है इससे, फतेहपुर सीकरी में। तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी, पहली और दूसरी सही हो जाएगी। तो हो गया आंसर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका भक्ति और सूफी मूवमेंट्स क्वेश्चन। पहला है कवाली इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द सूफी ट्रेडिशन इन इंडिया, ठीक है भाई। रीजन दिया है इट डेवलप्ड मेनली इन द खानका एंड दरगाह ऑफ सूफी सेक्ट। कवाली भारत में सूफी परंपरा से जुड़ा हुआ है, ठीक, और इसका विकास सूफी संतों के खानकाओं और दरगाहों में। बताओ, जब भारत में भक्ति और सूफी मूवमेंट आता है तो भक्ति और सूफी मूवमेंट का सबसे मेन होता है म्यूजिक, कि हम संगीत के माध्यम से भक्ति को या सूफी को फैलाएंगे। यही मेन था इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। जहां पर भक्ति मूवमेंट में भजन चल रहे थे, ठीक है, तुलसीदास जी के भजन थे, रामदास के भजन थे, वहीं पर इस्लाम में जब सूफी आया तो उन्होंने अपनाई कवाली। कवाली, अब देखो दो चीजें होती है, एक होती है कवाली और एक होती है गजल। दोनों ये इस्लाम म्यूजिक होते हैं, इस्लामिक म्यूजिक। कवाली डेडिकेट, कवाली एक डिवोशनल म्यूजिक होता है जो भगवान के लिए गाया जाता है, जबकि गजल एक सेमी रोमांटिक म्यूजिक होता है जो अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह या प्रेमी के लिए, प्रेमिका के लिए गाया जाता है। तो सूफी जो संत थे उन्होंने कवाली के माध्यम से भक्ति को फैलाया, और इसमें सबसे बड़ा नाम किसका आता है कवाली में? अमीर खुसरो, ठीक है। भारत में कवाली सिस्टम अमीर खुसरो ने ही शुरू किया था। तो कवाली सिस्टम सूफी संतों से जुड़ा था, बिल्कुल सही, ठीक है, सूफी ट्रेडिशन से जुड़ा है, और इसके मेन है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया, ठीक है, अमीर खुसरो के गुरु थे। और इट इज डेवलप्ड मेनली इन दी खानका। खानका क्या होता था? जैसे हिंदू धर्म में आश्रम होते थे, वैसे इस्लाम में उन्हें खानका कहा जाता था, जहाँ पे सूफी संत रहते थे और यहीं से ही ज्ञान देते थे, ठीक है ना। कि भाई जैसे ये सपोज मेरा आश्रम है, तो आप आओ यहाँ पे, और खानका में फिर रिलीजन नहीं देखा जाता, यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी है। सुना होगा आपने निजामुद्दीन औलिया के खानका में कोई भी आ सकता था और कोई भी खाना खा सकता था और कपड़े ले जा सकता था, ठीक है। दिल्ली में जो उनकी आज भी दरगाह है, तो वही है वो खानका, उनका आश्रम, ठीक है। तो इन आश्रम से ही म्यूजिक बाहर आ रहा था। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो को अपने खानका में ही म्यूजिक सिखाते थे, ठीक है। तो दूसरी स्टेटमेंट में क्या हो गई? सही होगी, तो इसका आंसर हो गया ए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, खानका से ही म्यूजिक बाहर आ रहा है। आगे बढ़ते, आगे है आपका चार बाग से। चार बाग स्टाइल कौन लाया भारत में? मुगल। और मुगल में भी कौन लाया? बाबर लाया, बाबर। तो चार बाग देखो क्या था, चार गार्डन्स बनाए जाते थे। बाग मतलब है गार्डन्स, जिसके बीच में या तो रोड होती थी या फिर पानी होता था। यह है चार गार्डन, चार बाग। तो दे आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट बाय वाटर चैनल, बिल्कुल सही है, कहीं पे पानी होता है, कहीं पे रोड होता है। दूसरा, दे सिंबलाइज द इस्लामिक आइडिया ऑफ पैराडाइज, जो जन्नत का बताते हैं कि जन्नत कैसी दिखती है। तो ये बोला जाता है कि जन्नत में चार बाग है, बड़े बड़े बगीचे हैं फलों के, ठीक है, सब कुछ है, तो उसी आइडिया को डिनोट करता है। और भारत में पहली बिल्डिंग जहां पर चार बाग स्टाइल दिखता है, हुमायूं के मकबरे में। जो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, वहां पे पहली बार चार बाग को यूज किया गया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अच्छा,
मेरे को जरा, और इनके मकबरे पूछे जाते हैं। बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर टॉम। दो ही मुगल ऐसे हैं जिनका मकबरा भारत के बाहर है, बाकी सबके भारत में। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? काबुल में, अफगानिस्तान में, जहाँ पे वो रहने वाला है। बाबर का हो गया काबुल में। फिर हुमायूं का दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, जिसे क्या कहा जाता है? प्रिकर्सर ऑफ ताजमहल। बिल्कुल एग्जैक्ट ताजमहल की जैसा ही, इसे देख के ताजमहल बना था, हुमायूं के मकबरे को। अकबर का कहाँ है? सादरा, दिल्ली। अकबर का भी दिल्ली में है, सादरा में। जहांगीर का कहाँ है? बताओ। जहांगीर का है भारत के बाहर, लाहौर में। दो बताए ना, दो भारत के बाहर है, तो बाबर और जहांगीर का भारत के बाहर है, लाहौर। फिर जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां का कहाँ है? बताओ, कहाँ दबाया गया शाहजहां को? अरे, ताजमहल में ही तो दबाया गया है। ताजमहल शाहजहां की वाइफ का मकबरा था, तो शाहजहां जब मरता है तो उसे भी ताजमहल में ही दबाते हैं, वाइफ के बगल में। दो मकबरे हैं वहां पे, एक तो मुमताज का है और एक शाहजहां का है। और फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? एकमात्र मुगल जिसका मकबरा साउथ इंडिया में है। औरंगजेब का मकबरा है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। तो हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब के समय एक बिल्डिंग बनी थी जिसे दूसरा ताजमहल कहते हैं, महाराष्ट्र में। तो औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए, वैसे उसका बेटा बनाता है, अपनी वाइफ के लिए एक बिल्डिंग बनाई थी जो हूबहू नकल थी ताजमहल की, जिसे कहा जाता है बीबी का मकबरा, जो जहाँ पर औरंगजेब की वाइफ है। तो जब औरंगजेब मरता है तो उसे भी अपनी वाइफ के साथ ही दबा देते हैं, उसकी वाइफ के साथ दबा देते हैं। ठीक है, तो वो औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं मैचिंग में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पूछा जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। नहीं, ये आया मुगल्स के समय। तो फर्स्ट एंड टू इसका आंसर हो गया, बिल्कुल सही। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने, विद रेफरेंस टू ब्लू पोट्री। देखो, ब्लू पोट्री क्या होती है? पोट्री मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। यहाँ पर क्या था, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं जिसपे ब्लू कलर से डिजाइन बना, बहुत सुंदर डिजाइन। व्हाइट कलर का बर्तन होगा, उसमें नीले कलर से चित्रकारी की जाती है, फूल पत्ती ये सब बनाया जाता है। ये जो फेमस है ब्लू पोट्री, ये है जयपुर। जयपुर की ब्लू पोट्री। ठीक। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। दूसरी, इट शोज पर्सन इन्फ्लुएंस। तो किसी भी जगह पे फूल पत्ती जो बनती है वो पर्शियन इन्फ्लुएंस को दिखाती है। आप देखोगे कि दिल्ली सल्तनत या मुगलों के आने से पहले फूल पत्ती नहीं बनाई जाती थी, लेकिन जब इस्लाम आया तो इस्लाम में इंसान नहीं बनाए जाते बिल्डिंग्स पे, तो उन्होंने फूल पत्ती बनानी शुरू कर दी। आप किसी मस्जिद में जाओगे, आप मुगल्स की बिल्डिंग में जाओगे, तो वहाँ पे फूल पत्ती ये सब बहुत ज्यादा देखेंगे। ये एक पर्शियन इन्फ्लुएंस है, तो इस पे हमें साफ साफ पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। ठीक। तीसरा, इट इज ट्रेडिशनली मेड यूजिंग रेड क्ले ओनली। नहीं, देखो जयपुर एक राजपूताना एरिया है। राजपूत एरिया में मेनली यूज किया जाता था रेड क्ले का, लेकिन ये अकेला ऐसा है जिसमें रेड क्ले यूज नहीं है। ठीक है, इसमें पूरा व्हाइट कलर के बहुत बड़ा, ये जैसे गमले टाइप होते हैं वो बनता है ब्लू पोट्री। कभी आप देखना, ब्लू पोट्री प्लेट्स बनती हैं, बोल बनते हैं, छोटे छोटे गिलास बनते हैं जिसपे ब्लू कलर से डिजाइनिंग की जाती है। तो ये आपकी जयपुर की फेमस है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आती है आपकी यूनेस्को साइट्स। तो भारत में कितनी ऐसी चीजें हैं जो यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स में रखी गई है? अमूर्त। तो ये है आपकी 16। लास्ट कौन सी शामिल हुई थी? दीपावली 2025 में, और उसके पहले गरबा 2023 में, तभी तो मिला के 16 हुई है। ठीक। तो इसमें बोला, रामलीला नैरेट द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। सही है, बिल्कुल सही। इसे यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। सही है। कब किया था? 2008 में। एंड इट इज परफॉर्म ओनली इन साउथ इंडिया। देखो यूपीएससी में अगर किसी क्वेश्चन में ओनली लिखा है तो 99% गलत होता है।
क्योंकि हर स्टेटमेंट का एक एक्सेप्शन जरूर होता है। अगर आप ओनली लिख रहे हो ना, मतलब आप एक्सेप्शन को नहीं मानते हो, एक्सेप्शन को ओनली जहां भी आता है वो स्टेटमेंट गलत ही निकलती है, ओनली कभी नहीं हो सकता, ठीक। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। रामलीला के बारे में मैंने आपको दो किताबें बताई थी, एक है रामायण और एक है रामचरितमानस। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने। और रामचरितमानस तुलसीदास ने। और तुलसीदास किसके कंटेम्पररी थे? अकबर के। अकबर के समय के हैं तुलसीदास, ये दोनों सेम टाइम के। ध्यान रखना इनका, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। चलो, तो 16 है भाई यूनेस्को की इंटेंजिबल साइट्स, बोलना मत अभी से। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर से रिलेटेड आपको कुछ चीजें बतानी, ठीक है। तो भाई पहला, इसे एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया, सही है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, पता नहीं आपको है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, बताओ। कोणार्क सन टेम्पल जो है, ये पहला तो भाई ये है आपका उड़ीसा। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये मंदिर जो है ये रथ जैसा है, ऐसे पहिए बने हुए हैं इसमें, ऐसे करके मंदिर है ये। और इसमें ऐसे आगे घोड़े, हॉर्सेज है, 7 घोड़े। ये है कोणार्क सन टेम्पल, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता था, क्योंकि इस पे काला पत्थर लगा हुआ है। पैगोडा मतलब होता है खंबा, तो ये दूर से दिखने पे काले कलर का एक खंबा ऐसा दिखता था, तो इसलिए अंग्रेज इसे ब्लैक पैगोडा कहते थे। ये ब्लैक पिलर है। जब वो शिप लेके गुजरते थे ना उड़ीसा के पास से, तो उन्हें ब्लैक कलर का खंबा दिखता था, जिससे उन्हें पता चलता था कि हम भारत के आसपास पहुंच चुके हैं, तट पे आने वाले, ठीक है। अगर ब्लैक पैगोडा ये है, तो व्हाइट पैगोडा क्या है? व्हाइट पैगोडा है जगन्नाथ पुरी, वो सफेद कलर का मंदिर है पूरा, जगन्नाथ मंदिर, वो व्हाइट पैगोडा है, ठीक। और क्या इसे नरसिंह देव ने बनवाया था? बिल्कुल सही, नरसिंह देव ने ही इसे बनवाया। और थर्ड स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल जो है, हमने बात की थी कि एक साइंटिफिक मंदिर है। जो सन है उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम पता चलता है, ठीक है। सूर्य की स्थिति के अनुसार ये मंदिर रन करता है, इसलिए देखो। और सूर्य से ही नक्षत्र वगैरह का पता चलता है, कैलेंडर्स बनते हैं, इसलिए जितने मैक्सिमम सन टेम्पल हैं भारत में वो तांत्रिक हैं, क्योंकि तंत्र मंत्र नक्षत्रों से चलता है, सूर्य की पोजीशन से, चांद की पोजीशन से तो तंत्रिक चलती है चीजें, तो इसलिए इसे तांत्रिक मंदिर कहा जाता है भारत का। भारत में कुछ प्रमुख सन टेम्पल हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक तो हो गया कोणार्क उड़ीसा का, दूसरा है मोढेरा सूर्य मंदिर, कहाँ है मोढेरा का सूर्य मंदिर? यह है आपका गुजरात में, मोढेरा सन टेम्पल। तीसरा है मारतंड, मारतंड सूर्य मंदिर। मारतंड सन का ही पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है मारतंड। मारतंड सन टेम्पल है कश्मीर में। और एक है आपका कटारमल, कटारमल सूर्य मंदिर, कटारमल सन टेम्पल, ये कहाँ है? अल्मोड़ा उत्तराखंड। ये कुछ फेमस सन टेम्पल्स है जो आपसे हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। कटारमल। आगे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आता है ये, तो कबीर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी भक्ति मूवमेंट। बताओ भाई, कबीर के बारे में स्टेटमेंट आ गई, तो कबीर स्टूडेंट किसके थे? कबीर स्टूडेंट थे रामदास के। रामदास एक सगुण थे और कबीरदास बन गए निर्गुण, ठीक है। देखो आयरनी है ये, रामदास एक सगुण थे, रामदास के दोनों स्टूडेंट निर्गुण निकल गए, कबीर और रैदास। रैदास भी निर्गुण है, जो ईश्वर को नहीं मानते, ठीक। चलो, तो कबीर ने प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द भक्ति मूवमेंट, बिल्कुल सही है भाई, इन्होंने भक्ति मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल किया है, क्योंकि ये किसके अगेंस्ट थे? जो ऑर्थोडॉक्स विचारधारा चल रही है, जो अंधविश्वास चल रहा है, ये उसके अगेंस्ट थे, वो भी हर धर्म के, ठीक। इन्होंने जो दोहे लिखे
उन दोहों में इन्होंने बताया, और इनके दोहों के संकलन को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बीजक। जो कबीर के दोहे हैं उन्हें जो संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया, तो उन्हें नाम दिया गया बीजक। ये ध्यान रखें। और कबीर ने किन भाषाओं में अपने दोहे लिखे? कबीर की भाषा को कहा जाता है सदुकड़ी। सदुकड़ी कहा जाता है क्योंकि कबीर ने लिखने में पर्शियन में लिखा, उर्दू में लिखा, ब्रज में लिखा, ठीक, उसके अलावा हिंदी में लिखा, सारी भाषाओं को मिक्स करके लिखा। तो इन सारी भाषाओं के ग्रुप को सदुकड़ी कहा गया कि भाई कबीर की भाषा सदुकड़ी है, ठीक है, जिसमें सिर्फ कबीर ही लिख पाए और कोई नहीं लिख पाए। ठीक। दूसरा, he criticized ritualism and emphasized religious unity। तो भाई अगर आप इसे हिंदी में देखोगे तो शायद आप इसे समझ जाओ बेहतर तरीके से। उन्होंने कर्म कांडों की आलोचना की। जो कर्म कांड हो रहे थे, जो कबीर अगेंस्ट थे मूर्ति पूजा के, अंधविश्वास के, ठीक है, कास्ट सिस्टम के बहुत बड़े अगेंस्ट थे, इनकी पूरी आलोचना इन्होंने की और पूरा जोर दिया धार्मिक एकता पर। हिंदू मुस्लिम यूनिटी के एक बहुत बड़े संत थे अपने आप, ठीक है। चलो, आप देखोगे इन्हीं के कुछ निर्गुण में अगर हम बात करें, जैसे गुरु नानक जी का नाम आता है, वो निर्गुण थे, ठीक है, जो जनता की भला को मान कि भाई जनता का भला करना है तो भगवान को मिल जाएगा। कबीर निर्गुण थे, और एक बाबा फरीद निर्गुण थे। बाबा फरीद के ही स्टूडेंट है निजामुद्दीन औलिया। तो आप देखोगे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया सिख में, उसमें आपको कबीर के दोहे भी मिलेंगे, बाबा फरीद के दोहे भी मिलेंगे, क्योंकि ये सब एक ही साथ थे। गुरु नानक, कबीर और फरीद, बाबा फरीद, ठीक है, उनका नाम है फरीदुद्दीन। उन्हें बाबा फरीद बोलते हैं क्योंकि वो भी पंजाब से थे। तो गुरु नानक जी के तो बिल्कुल क्लोज। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका प्रैक्टिस सेशन।